वंदे मातरम। सब अच्छे हैं, स्वस्थ है और स्वस्थ ही रहना चाहिए। आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, कल हमारा चैप्टर था सॉलिड स्टेट और कल हमने पढ़ा था सॉलिड स्टेट के लेक्चर फर्स्ट में हमने पढ़ा था उसके बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। और आज हम लेक्चर सेकंड लेंगे, उसकी प्रॉपर्टी और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। क्लियर? तो कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था? कल हमने देखा था कि क्यों कोई सॉलिड सॉलिड है, क्यों कोई लिक्विड लिक्विड है, क्यों कोई गैस गैस है। इसके बारे में हमने देखा था कि उसको हमने एक्सप्लेन किया था दो टाइप के। पहला इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, अंतराण्विक आकर्षण बल, यानी कि दो अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। और दूसरा था रिपल्शन फोर्स, यानी उष्मीय गतिज ऊर्जा के कारण क्या होते हैं, रिपल्शन फोर्स क्रिएट होता है जो अणुओं को दूर दूर ले जाता है। और उष्मीय गतिज ऊर्जा केवल और केवल तापमान पर निर्भर करती है। जिन अणुओं में, जिन अवयव कण में, अवयव कण कौन से हो सकते हैं, हो सकता है वो अणु हो, परमाणु हो, आयन हो, उन सभी के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उसके रिपल्शन फोर्स के तुलना में बहुत ज्यादा हो तो वो अणु कौन से होंगे, वो सॉलिड होंगे। और जैसे जैसे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, अंतराणिक आकर्षण बल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ठोस क्या होता जाएगा, और कठोर और दृढ़ होता जाएगा। क्लियर? ये हमने देखा था। आज हम लेते हैं किसके बारे में? आज हम लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, सॉलिड की प्रॉपर्टी के बारे में। इंट्रोडक्शन के बाद हम लेते हैं सेकंड पार्ट लेंगे इसका, और सेकंड पार्ट में हम क्या देखेंगे, इसका प्रॉपर्टी देखेंगे और क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो आज देख रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो ठोसों की प्रॉपर्टी क्या है, तो प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टीज, गुणधर्म। सॉलिड के गुणधर्म देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है, दिमाग में आते ही है कि पहली प्रॉपर्टी देखेंगे, या सॉलिड की विशेषता भी कह सकते हैं। एक ही दिमाग में बात आती है कि भाई साहब सबसे पहले दिमाग में ये आता है तो ठोस क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी यही होगी कि ठोस क्या है। तो हमने पढ़ा था कि ठोस क्या है, ठोस दृढ़ व कठोर है। तो लिख दो पहली प्रॉपर्टी कि समक्ष ठोस पदार्थ क्या होते हैं, कठोर वे दृढ़, हार्ड होते हैं। पहली होगी जो पढ़ा है वो पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी सॉलिड की क्या हो गई, तो हमें पता है दूसरी प्रॉपर्टी। अब इससे पूछते हैं कि भाई साहब तुम बता कि ठोस और दृढ़ क्यों होते हैं। तो इन्हें ये बताएंगे कि भाई साहब क्योंकि लिए ठोसों में अवयव कणों के मध्य क्या होता है, अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा होता है। तो दूसरे क्या होते हैं कि ठोसों में, दूसरी प्रॉपर्टी, ठोसों में अवयवी कणों, अवयवी कण कौन कौन से हो सकते हैं, अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, या आयन हो सकता है। यानी अवयवी कणों, अणु, परमाणु या आयन के मध्य प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। ये हुई दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी, इनसे पूछते हैं भाई साहब, इनसे ही पूछेंगे, ये आंसर अपने आप मिलता जाएगा कि भाई साहब प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल है, यानी अणु एकदम पास पास है। इसका मतलब अंतराण्विक दूरी क्या हो गई, कम हो गई। अंतराण्विक दूरी क्या हो गई, कम हो गई। तो लिखते हैं तीसरा, ठोसों में अवयव कणों के मध्य अंतराण्विक दूरी अल्प होती है, या नगण्य होती है, या बहुत कम होती है ना। ठोसों में नगण्य हो सकती है, थोड़ी बहुत हो सकती है। ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ थोड़ी होगी, बाकियों की तुलना में बहुत कम होगी। चौथा पॉइंट, अब देखो चौथा पॉइंट क्या पढ़ेंगे कि जब भाई साहब ये अंतराण्विक दूरी कम होगी, यानी ठोस एकदम पास पास होंगे, तो इन्हें दूर करने के लिए हमें ऊर्जा क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब ठोसों के गलनांक और पतनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। क्योंकि ये एकदम अणु पास पास है, इन पास पास अणु को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे ठोसों के गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो ठोसों के
गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। ठोसों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। फिर अब देखो वापस इसे ही पूछते हैं, कठोर है, कठोर है इसका मतलब, और दूसरा क्या, इसमें प्रबल अंतरालिक आकर्षण बल पाया जाता है, इसका मतलब ठोसों में असंपीडितता, यानी दबाने से नहीं दबते, यानी कि ठोस क्या होते हैं, असंपीडनीय होते हैं। तो ठोस असंपीडनीय होते हैं, यानी इसे आसानी से संपीड़ित नहीं कर सकते, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। क्लियर। फिर छठा पॉइंट, छठा देखें, घनत्व देखें तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी भाई साहब, घनत्व देखें कि अणु कितने पास पास किस में होंगे, तो ठोसों का घनत्व उच्च होता है। तो घनत्व का ऑर्डर देखें, सबसे अधिक घनत्व किसका होता है, सबसे अधिक होगा ठोस का, उसके बाद किसका होगा, द्रव का, और सबसे कम किसका होगा, गैस का। फिर देखते हैं विसरण का गुण, विसरण क्या होती है, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह का गुण क्या होता है, विसरण का गुण। तो ठोस अविसरणीय होते हैं, यानी कि विसरण का गुण नहीं पाया जाता, ठोसों में विसरण गुण नहीं पाया जाता, इसलिए ये क्या होता है, अविसरणीय होते हैं। तो सबसे ज्यादा विसरण का गुण किसमें होगा, विसरण सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो विसरण की बात करें, हमें पता है कि गैसों में क्या होता है, विसरण का सबसे ज्यादा गुण होता है। आपने देखा होगा कि रूम में जाके कभी परफ्यूम लगाते हैं तो परफ्यूम की महक क्या होती है, पूरे रूम में फैल जाती है, यानी कि इनमें क्या होगी, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की और प्रवाह का गुण होगा। ऐसे ही अगरबत्ती देखते हैं ना, फ्लावर अगरबत्ती होती है, सुगंध वाली अगरबत्ती को जलाते हैं, थोड़ी देर बाद क्या होती है, पूरे घर पे उसकी महक आ जाती है, इसका मतलब वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह करता है। तो विसरण का गुण सबसे ज्यादा किसमें होगा, गैस में। उसके बाद किसमें होगा, उसके बाद होगा द्रव में, पानी अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, और सबसे कम किसमें होगा, ठोस में। क्लियर। उसके बाद देखते हैं एक सबसे अच्छा गुण कि ठोस में अवयवीकरण, कण एक निश्चित व्यवस्था, एक निश्चित स्थान पर, व्यवस्था नहीं बोलेंगे, एक निश्चित स्थान पर स्थानवृद्ध वृद्ध होकर अपनी मध्य अवस्था के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। कैसे, देखते हैं कि ये कोई सॉलिड है, मान लो क्लियर। अब इन सॉलिड को जो मैं एनर्जी दूंगा तो ये सॉलिड क्या होगी कि ये यहाँ पे अपनी मध्य अवस्था के इर्द गिर्द क्या करेंगे, ऊपर नीचे कंपन करेंगे, ना कि यहाँ पे स्थान छोड़ के चले जाएंगे, यानी ये यहाँ पे एक फिक्स स्थान पे स्थित है और ये अपनी मध्य अवस्था, इस अवस्था क्या ऊपर नीचे क्या करेंगे, कंपन करेंगे। तो ये ठोस का गुण होगा कि क्या होता है कि ठोस के जो अवयव कण होते हैं ना, वो निश्चित स्थान पर स्थित होते हैं और वो क्या करते हैं, अपनी मध्य अवस्था के इर्द गिर्द कंपन करते रहते हैं। क्लियर। तो ये हो गया ठोस की प्रॉपर्टी। अब मैं क्या करूं कि अगर नेट सॉलिड है, ठोस है, इस ठोस को मैं क्या दूंगा, एक तापमान दूंगा, टेम्परेचर दूंगा, जिससे ये किस में चेंज हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाए, और इस लिक्विड को एक टेम्परेचर दूंगा और जिससे ये किस में चेंज हो जाए, गैस में, गैसेस स्टेट में। तो जो वह तापमान जो
ठोस को द्रव में परिवर्तित कर दे, उस तापमान को हम क्या बोलेंगे? गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। उसे हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। और वह तापमान जो लिक्विड को गैस में चेंज कर दे उसे हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। क्या बोलेंगे? क्वथनांक। तो देखते हैं गलनांक किसे बोलेंगे? ठोस के संदर्भ में, आगे विलेयता में गलनांक की परिभाषा बताऊंगा। गलनांक किसे कहेंगे और क्वथनांक किसे कहेंगे, ये विलेयता में अलग टाइप से और पढ़ेंगे। तो गलनांक किसे कहते हैं? तो ये सॉलिड के रेफरेंस में बता रहा हूं कि वह तापमान जिस पर सॉलिड लिक्विड में रूपांतरित या परिवर्तित हो जाए वह तापमान जिस पर सॉलिड लिक्विड में परिवर्तित हो जाए, वह ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। उस पदार्थ का क्या बोलते हैं? गलन ताप या गलनांक कहलाता है। क्लियर? ऐसे क्या होगा? क्वथनांक क्या होगा? क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, बीपी से लिखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट तो क्या लिखोगे? वह ताप जिस पर लिक्विड द्रव गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। वो तापमान क्या कहलाएगा? उसका क्वथनांक कहलाएगा। अब अगर मैं इतना तापमान दूं, एक इतनी ऊर्जा दूं कि ये सॉलिड डायरेक्ट किस में चेंज हो जाए? गैस में, तो इसे मैं बोलूंगा सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी, ऊर्ध्वापातन ऊर्जा। तो इस ऊर्ध्वापातन ऊर्जा की क्या परिभाषा होगी? कि वह ऊर्जा जिस पे क्या होगा? ठोस सीधे किस में चेंज हो जाए? गैस में चेंज हो जाए। लिक्विड ठोस ना है, लिक्विड फ्लेम क्या ना है? ना है। तो क्या होगा कि वह ऊर्जा जिस पर ठोस सीधे ही, लिक्विड अवस्था नहीं आएगी, सीधे ही गैसीय अवस्था में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है? तो ये देखा था हमने, देखी थी सॉलिड की प्रॉपर्टी। लेक्चर सेकंड में सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या देखी थी? कि समस्त ठोस कैसे होते हैं? समस्त ठोस पदार्थ कठोर व दृढ़ होते हैं। क्यों होते हैं? हमें पता है, पहले दिन ही बात की, ठोस कठोर दृढ़ क्यों होते हैं, ये उनका गुण होता है। दूसरा, ठोसों में अवयव कणों कौन अणु परमाणु के मध्य क्या होता है? प्रबल अंतराणु आकर्षण बल पाया जाता है। इस प्रबल अंतराणु आकर्षण बल के कारण क्या होते हैं? अवयव कणों क्या होते हैं? इस प्रबल अंतराणु आकर्षण बल के कारण इनके अवयव कणों के मध्य दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए अंतराणु दूरी क्या होती है? नगण्य हो जाती है। ठोसों के दृढ़ होने के कारण, कठोर होने के कारण इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ठोस क्या होते हैं? असंपीडनीय होते हैं, या मतलब इन्हें संपीड़ित नहीं कर सकते, दबाने से संपीड़ित नहीं हो सकते। अब देखो क्लियर? उसके बाद ठोसों का घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। ठोस कैसे होते हैं? अविष्की नहीं होते हैं। इनमें क्या होता है? विचलन सबसे ज्यादा गैस, द्रव और ठोस में। उसके बाद हमने पढ़ा था ठोस अवयव कण अपने निश्चित स्थान पे होकर अपनी माध्यावस्था के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। क्लियर? फिर हमने देखा था कि गलनांक क्या होगा? वह ताप जिस पर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए, और वह ताप जिस पर लिक्विड गैस में चेंज हो जाए, वो क्वथनांक, और ये गलनांक कहलाएंगे। क्लियर? अब एक पॉइंट लिखाना भूल गया। एक पॉइंट ये है, कितने हो गए? 7, 8, 9 नंबर पॉइंट, 8, 9, 10 नंबर पॉइंट। ठोसों का द्रव्यमान व आकार निश्चित होता है।
निश्चित होता है। क्लियर? ठोसों का द्रव्यमान व आकार क्या होता है? निश्चित होता है। क्लियर? अब देखो लिक्विड में हम पढ़ते हैं ना, लिक्विड में क्या होता है? इसका आकार या आयतन तो निश्चित होता है, बट आकृति चेंज होती रहती है, आकृति चेंज हो सकती है, चेंज हो सकती है। क्लियर? आकृति चेंज हो सकती है। अब देखो ये आयतन निश्चित किसके लिए बोला है इसने? ये आयतन लिक्विड आपके दिमाग में आए सर मैं इतना दाब लगा दूं कि इसका वॉल्यूम कम हो जाए, कंप्रेस कर दूं, तो ये किसके लिए आयतन निश्चित किसके लिए? लिक्विड के लिए जो बोलते हैं तो ये बोलते हैं नॉन कंप्रेसिबल, नॉन कंप्रेसिबल, नॉन कंप्रेसिबल लिक्विड के लिए। यानी कौन से होंगे? कौन से होंगे? असंपीडनीय, असंपीडनीय द्रव के लिए बात होती है, यानी जिसमें संपीड़न का गुण क्या होता है? एकदम अल्प होता है। इसे ऐसा मान के ये स्टेटमेंट लिखा जाता है। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन किसका? सॉलिड का क्लासिफिकेशन। तो सबसे हम सॉलिड के क्लासिफिकेशन को